तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया है और कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। तो इसी तरीके से अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और वाकई में मैं आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूं तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, यानी यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे आज के क्लास में और फिर कल उसके बारे में आपको अगले वीडियो में लिखवाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको व्यू देता हूं। आपको पता है सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया है कि सबसे पहला जो यूनिट है आप लोग का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग। अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां से भी आप इस वीडियो को देख पाओगे जो फर्स्ट में मैंने लेक्चर कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें मैंने सिलेबस के बारे में ही चर्चा किया है। आज मैं आज पढ़ा रहा हूं टॉपिक को, तो आज सिर्फ समझाऊंगा, कल इसके बारे में लिखाऊंगा। थोड़ा बहुत आप लोग को लिखना है, जो लिखना है मैं आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है। आप लोगों को पता होगा अगर पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत C++ प्रोग्रामिंग है और इसके अंतर्गत टोटल 8 चैप्टर आते हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 सबसे पहला है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका रिव्यू ऑफ C++। रिव्यू ऑफ C++। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सबसे पहला यूनिट आ गया C++ प्रोग्रामिंग और यहाँ पे उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर का नाम है रिव्यू ऑफ C++, यानी कि C++ को रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे C++ को रिव्यू करना है। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं कि कोई चीज पहले रिव्यू करना है, रिव्यू किसका किया जाता है, यानी कि जिसके बारे में आप पहले जान चुके हो उसको फिर से देखना है, वही कहलाता है रिव्यू। तो यहाँ पर C++ का रिव्यू करना है, मतलब C++ आप कभी पढ़े होंगे तभी ना यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। जी हाँ, आप पढ़े हो। कब? तो क्लास 11th में। तो कई सारे लोग तो क्लास नहीं किए होंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लास 11th अगर आप नहीं पढ़े हो या पढ़े हो उसको फिर से आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है ना दोस्त, चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++, ये पूरा क्लास 11th है। यानी जो आप 11th क्लास में पढ़े थे ना, जो लोग पढ़े होंगे वो पूरा का पूरा क्लास 11th में जो आप पढ़े हो C++ के बारे में, वही पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा इसके अंदर रिव्यू ऑफ C++ के अंदर। यानी जो भी आप क्लास 11th में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैप्टर पढ़े हो वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक ही चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको अभी आगे लिखा भी दूंगा। यानी कि ऑल ओवर अगर आप समझो तो पूरा क्लास 11th आपको पढ़ना है चैप्टर 1 के अंदर क्लास 12th में। यानी आप क्लास 11th पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर से अभी हम पढ़ाएंगे ही। बाकी जो पढ़े हैं उसका फिर से रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत टॉपिक टोटल 7 है। जिस तरीके से आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा तो टोटल प्रोग्रामिंग के अंदर उधर 7 चैप्टर मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, तो वो चीज पूरा का पूरा चैप्टर था क्लास 11th में। लेकिन यहां पर क्लास 12th में एक ही चैप्टर के अंदर वो पूरा का पूरा टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत पूरा 7 टॉपिक आने वाला है। चैप्टर 1 के अंतर्गत टॉपिक 1 यहां पे आप लिख सकते हैं, टॉपिक 1। चैप्टर 1 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 1 आएगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ C++। इंट्रोडक्शन ऑफ C++ का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। फिर आएगा टॉपिक 2, टॉपिक नंबर 2 देखेंगे और टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत आपका आएगा गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। इसके बाद आपका आ जाएगा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 आपका आ जाएगा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस।
इसके बाद आपका आ जाएगा टॉपिक 4। टॉपिक नंबर 4 है फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल। फिर आपका आ जाएगा टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 आ जाएगा आपका, जिसमें आपको पढ़ना है एरे के बारे में। एरे एक चैप्टर है जिसको पढ़ना है। फिर आ जाएगा टॉपिक नंबर 6 स्ट्रक्चर। और फिर आपका आ जाएगा लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, जिसका नाम है फंक्शन। टोटल इसके अंतर्गत आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। यानी कि सबसे पहला आपको पता होनी चाहिए यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यूनिट नंबर 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं, और 8 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर का नाम है रिव्यू ऑफ C++। सबसे पहला आपको यूनिट याद रखना है, यूनिट नंबर 1 यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग। फिर इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++। इसके अंतर्गत आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, दूसरा टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विद C++, फिर है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, फिर आपका फ्लो एंड कंट्रोल, फिर है एरे, स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन। यानी कि टोटल आपको 7 टॉपिक यहाँ पे क्लियर करना है दोस्त। और ये पूरा का पूरा 7 टॉपिक क्लियर करेंगे तो पूरा का पूरा हम लोग को मिलने वाला है 16 मार्क्स। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 जो है टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से ही जो चैप्टर नंबर 1 है रिव्यू ऑफ C++, इससे पूरा का पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि सिंपल समझ लो कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर से ही 16 मार्क्स आ जाएगा, और बाकी का जो 7 चैप्टर बचेगा 2 से लेकर 8 तक, वो पूरा का पूरा 7 चैप्टर मिला करके आपको 14 मार्क्स मिलेगा। उधर आपको 14 मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर आपका रिव्यू ऑफ C++ पूरा का पूरा 16 मार्क्स दिलाएगा। और याद रखना, जितना ये चैप्टर पढ़ने में हम लोग को टाइम लगेगा ना, उससे कम ही टाइम में वो पूरा का पूरा 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा टाइम भी लगने वाला है चैप्टर नंबर 1 को कवर करने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लास 11th का पूरा टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाता है। और ये आपको पढ़ने में जितना टाइम लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, जितना दिन इसमें टाइम लगेगा उतने दिन में उधर समझो पूरा 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी यूनिट नंबर 1 के अंदर अगर 8 चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में पूरा वो 7 चैप्टर निपट जाएगा उधर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 हम लोग अभी पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ C++, और रिव्यू ऑफ C++ के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C++। हम लोग पढ़ेंगे अभी इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मैं यहां पे सिर्फ मिटाता हूं और फिर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझाता हूं। अब आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है आज के क्लास में, बस आपको इतना ही लिखना था। अभी मैं आपको आगे लिखाऊंगा, वो सिर्फ आपको लिखना है। अभी सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज आपको तो क्लियर हो गया कि सबसे पहला यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग। इसके बाद यहां पर इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ C++। यानी C++ को फिर से क्या करना है, देखना है, रिव्यू करना है। जिसमें से सबसे पहला, अगर किसी भी चीज के बारे में रिव्यू करना रहता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, यानी इंट्रोडक्शन उसका देना पड़ता है जिसके बारे में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो हम लोग रिव्यू करेंगे C++ को, कि C++ क्या है, इसको रिव्यू करना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसीलिए सबसे पहला टॉपिक का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ C++। यानी इंट्रोडक्शन से जान परिचय करेंगे क्या है C++, आखिरकार C++ होता क्या है। बार बार आ रहा है माइंड में C++, C++, होता क्या है, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा आपको जाननी है। तो ये देखो C++ का अगर एक लाइन में हम बोले तो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिर्फ आपको इतना अभी एक लाइन में याद रखना है दोस्त कि C++ क्या है। तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर कोई व्यक्ति है और अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहता है, यानी अपना बात किसी दूसरे व्यक्ति तक ये पहुंचाना चाहता है, अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना बात, अपना ओपिनियन पहुंचाना चाहता है, इसको अपना आइडिया देना चाहता है, इससे बात करना चाहता है, तो इसके बीच में किसकी जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ये आपको पता होगा। यानी हम भी अगर आपसे बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो एग्जाम्पल में हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में बात किया जा सकता है, जैसे कि इंग्लिश में बात किया जा सकता है, और भी बंगाली, खोरठा, जिससे भी बात करेंगे। यानी कि अगर एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करना है, अपना ओपिनियन, अपना आइडियाज किसी दूसरे के साथ साझा करना है, बताना है, तो एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, भोजपुरी, जिसमें भी बात कर ले, वो लैंग्वेज के थ्रू से अपना बात, अपना ओपिनियन किसी दूसरे व्यक्ति को साझा कर सकता है, यानी बता सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर ये व्यक्ति इससे बात करना चाहेगा तो लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, यानी लैंग्वेज के थ्रू से ही एक दूसरे से बात किया जा सकता है, यानी अपना बात किसी दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब ध्यान से समझना कि अगर कोई एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को, यानी अगर कोई पर्सन को अगर कंप्यूटर से बात करना है, अगर कोई पर्सन को कंप्यूटर से बात करना है, भाई सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि भाई अगर कंप्यूटर से बात करना है किसी पर्सन को, तो यहां भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जिस लैंग्वेज का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैंने बोला कि अगर कोई एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से बात करना है, यानी अपना आइडिया किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, तो यहां पर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पर्सन को कंप्यूटर सिस्टम से बात करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहां पे लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे C++, जावा, ये सारा का सारा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि C++ एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी पर्सन कंप्यूटर से बात कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर को अपना बात बता सकता है और कंप्यूटर जो जानकारी देगा वो इसको समझ में आ सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति को अगर कंप्यूटर सिस्टम से बात करना है तो वहां भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा। तो यहां पर पाइथन वगैरह भी आता है। तो यहां पे हम लोग को ओनली किसके बारे में पढ़ना है? C++ के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट लाइन ये है कि C++ एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां पे एक बात का हमेशा याद रखना कि C++ से डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं। क्यों, ऐसा हम आगे बताएंगे। क्योंकि यहां पे ध्यान से समझना, एक बात का हमेशा याद रखना कि ये जो आदमी है, इस आदमी को अगर हिंदी बोल के बताएगा तो इसको समझ में आ जाएगा। ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं आ जाएगा समझ में? मान लो ये आदमी चाइना का है और ये हिंदी बोल रहा है, यहाँ पे हिंदी ये बोल रहा है, ये इंडियन है और हिंदी बोल रहा है, और ये चाइना का व्यक्ति है और चाइनीज ये व्यक्ति समझता है, तो क्या इसको हिंदी समझ में आएगा? यानी कि लैंग्वेज हिंदी में बात कर रहा है, क्या इसको समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा। उसी तरीके से ये जो आदमी है अगर C++ में बोलेगा तो इसको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली समझ में कंप्यूटर को नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर ओनली 0-1 का लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर ओनली 0-1 का लैंग्वेज समझता है। 0-1 का लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज, यानी बाइनरी डिजिट, यानी कि ओनली ये 0-1 समझता है कंप्यूटर। मैं आगे फिर इसके बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर आज तक, पहले भी और आज भी, कंप्यूटर ओनली 1-0-1 को समझता है, इसके अलावे कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। अब बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि C++ में बात करेंगे तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। आएगा भाई, आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बात करेगा C++ में तो अगर सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से अभी एक
व्यक्ति अगर चाइनीज में बोलेगा तो इसको समझ में आ जाएगा। ये अगर ये आदमी इंडिया से अगर चाइनीज जानता है तो चाइना में बोलेगा, चाइनीज में बोलेगा तो इसको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, ये चाइनीज का व्यक्ति है, ये इंडियन व्यक्ति है और ये बात करेगा अगर यहाँ पे हिंदी में, तो इसको तो बुझाएगा नहीं। तो इसको कैसे बुझाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बीच में ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोसेसर का जरूरत पड़ेगा, यानी कि एक बीच में ऐसा बंदा का जरूरत पड़ेगा जो बंदा दोनों लैंग्वेज जानता होगा, जो बंदा दोनों लैंग्वेज जानता होगा। यानी ये बंदा जो बीच में है ये हिंदी भी जानता है, ये चाइनीज भी जानता है। यानी बीच में ये बंदा आएगा, जो हम बोलेंगे हिंदी में वो ये बंदा समझ जाएगा और फिर इसको चाइनीज में कन्वर्ट करके ही बता देगा। ये बंदा क्योंकि ट्रांसलेटर है, वो दोनों लैंग्वेज जानता है। और मेरे पास हिंदी का लैंग्वेज का नॉलेज है और अगला वहां पे चाइनीज बोल रहा है तो मेरे को तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बीच में अगर ट्रांसलेटर रहेगा जिसको दोनों लैंग्वेज आता है, वो क्या करेगा, मेरे बात को इस तक पहुंचा देगा। यानी हम हिंदी में बोलेंगे और ये हिंदी समझ जाएगा, फिर चाइनीज में इसको बुझा देगा। ये आदमी चाइना वाला जो बोलेगा इसको समझ में आ जाएगा और फिर ये हमको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देगा। तो इनडायरेक्टली रूप से तो हम लोग बात कर सकते हैं ना, हम और चाइनीज वाला व्यक्ति भी बात कर सकते हैं, इंडिया वाले चाइना से बात कर सकते हैं। लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली इसके थ्रू से बात कर सकता है। ये बीच में ट्रांसलेटर आएगा तब इससे बात हो पाएगा। समझ में आया। अब उसी तरीके से ये व्यक्ति डायरेक्ट कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता है C++ लैंग्वेज के थ्रू से, लेकिन हाँ यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रोसेसर आएगा, बीच में एक लैंग्वेज प्रोसेसर आएगा जो क्या करेगा, हमारे C++ लैंग्वेज को 01 के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और इस कंप्यूटर को समझा देगा। और फिर कंप्यूटर अगर कोई चीज बाइनरी डिजिट में आंसर देगा, बाइनरी में जो भी चीज आउटपुट देगा, वो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर रहेगा बीच में, वो मेरे लैंग्वेज में यानी मेरे भाषा में पलट देगा और फिर मुझे समझा देगा। यानी बीच में लैंग्वेज प्रोसेसर आएगा जो हमारे भाषा को मशीन भाषा में 01 के भाषा में कन्वर्ट करेगा। यानी हम C++ में बोलेंगे और फिर ये बदल कर उसको 01 के भाषा में कंप्यूटर को समझा देगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर से बात कर सकता है C++ लैंग्वेज के थ्रू से। तो C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू से कंप्यूटर से बात किया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब समझ में आ रहा है ना। यानी C++ लैंग्वेज सीधे सीधे कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, बीच में एक लैंग्वेज प्रोसेसर आता है जो मेरे C++ लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है 01 के लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर ओनली 01 का लैंग्वेज समझता है। फिर जब 01 के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा तो इसको आसानी से कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक का। तो यही चीज अभी चलिए हम लोग लिखते हैं। ये पूरा का पूरा आपको कुछ नहीं छापना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। अब मैं आपको लिखाता हूं, ध्यान से लिखो। सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में लिखिए। अभी आप कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करोगे, ये जो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++ और टॉपिक लिखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ C++, ये अभी आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये मैं अभी कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। इस C++ को मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, C++ का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा कल के क्लासेस में, यानी आगे के वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो C++ से पहले की बात है, यानी C++ के इंट्रोडक्शन के पहले की बात है। मैं इंट्रोडक्शन कल करवाऊंगा आगे, लेकिन C++ को जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो सिर्फ फंडा आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर आगे की चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेगा। इसलिए सबसे पहला इसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहला डिफिनेशन आपको हैशटैग लगा करके लिखना है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज, हालांकि आप लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आप जरूर लिखिए 2 लाइन में कि इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू ईच अदर पर्सन to share on ideas and opinion. Is known as knowledge.
ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन लिख दिया है। इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू ईच अदर पर्सन टू शेयर आवर आइडियाज एंड ओपिनियन इज नोन एज नॉलेज। यानी कि ये जो है लैंग्वेज एक प्रकार का मोड है कम्युनिकेट करने का, एक जरिया है बातचीत करने का टू ईच अदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति से क्या करने के लिए, टू शेयर आवर आइडियाज, यानी अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए, जिसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं। यानी हम आपका अपना जानकारी, जो मेरे अंदर नॉलेज है, जो मेरे अंदर आइडियाज है, मेरे अंदर ओपिनियन है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो ये मेरा कहलाएगा नॉलेज। यानी ये जो मैं आपको शेयर करता हूं ये मेरा क्या है, नॉलेज है। यानी सिंपल भाषा में समझो कि अगर कोई व्यक्ति अपना नॉलेज, अपना ओपिनियन, अपना आइडियाज अगर शेयर करता है तो जिसके थ्रू शेयर करता है वो कहलाता है लैंग्वेज। समझ में आया? तो इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू ईच अदर पर्सन टू शेयर आवर आइडियाज एंड ओपिनियन, जिसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं। क्लियर है यहां तक का? तो ये आपको एक छोटा सा जानकारी बस आपको याद रखना है कि जिसके जरिए एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं वो तरीका कहलाता है लैंग्वेज। यानी जिसके थ्रू हम लोग अपना आइडियाज, अपना ओपिनियन किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं वो कहलाता है लैंग्वेज। क्लियर है यहां तक का? तो यहां पे आप छाप भी सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेगा, कोई दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो इसके बीच में जरूरत पड़ेगा लैंग्वेज का। इसके बीच में जरूरत पड़ेगा किसका? लैंग्वेज का, जिसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। यहां पे आप छाप लो, ये कहलाएगा लैंग्वेज। तो यहां पे इससे बात कर सकता है या फिर तो इससे बात कर सकता है। तो ये आप यहां पे छाप लो ताकि आपको समझ में आए कि एक दूसरे से बात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की। तो अब इसको मैं मिटाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहां पे हेडिंग डालेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अब यहां पे हेडिंग डालेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिए। एज वी नो दैट to communicate with person we need a specific language. Similarly, to communicate with a computer need a language. Is known as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पे लिखा है एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टू कम्युनिकेट विथ पर्सन, यानी एक पर्सन से बात करने के लिए वी नीड या स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, एक खास प्रकार के लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। यानी एक दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए हम लोगों को एक खास प्रकार का लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली का मतलब ठीक उसी तरीके से टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर, यदि आपको किसी कंप्यूटर से बात करना है, नीड या लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जानते हैं। यानी सिंपल मैंने वही लिखा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति को किसी कंप्यूटर से बात करना है तो भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे छाप सकते हैं कि अगर कोई पर्सन को कंप्यूटर सिस्टम से बात करना है, तो यहाँ पे वो किसके थ्रू से बात हो पाएगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से हो पाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में C++, जावा, पाइथन वगैरह भी लिख सकते हैं, etc कर दो। आप इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहां पर सबसे पहला इसका लिखेंगे मशीन लैंग्वेज। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। और यहां पे तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंतर्गत लैंग्वेज आता है 3। सबसे पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0-1 का लैंग्वेज होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज 0-1 का लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पे मशीन लैंग्वेज जो कि है 0 और 1, यानी मशीन लैंग्वेज में ओनली 0-1 आता है जो कि सीधे कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आ जाता है। यानी कोई बंदा अगर जानता है मशीन लैंग्वेज तो सीधे कंप्यूटर से बात कर सकता है। इसके बीच में कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, यानी बीच में कोई ऐसा बंदा का जरूरत नहीं है। यानी सीधे तौर पे समझो कि अगर कोई यहाँ पे इंडियन व्यक्ति और जानता है ये हिंदी का भाषा, और दूसरा इधर भी जो व्यक्ति हो, चाहे इंडियन का हो चाहे कहीं का हो, अगर ये भी हिंदी का लैंग्वेज जानता है तो ये जब अपना बात शेयर करेगा तो बीच में कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी हिंदी जानता है और ये भी हिंदी जानता है। तो आसानी से ये अपना बात इसको पहुंचा सकता है, ये अपना बात इसको पहुंचा सकता है, यानी दोनों में आपस में बात हो सकता है। तो अगर पहले के जमाने में सबसे पहले अगर किसी को कंप्यूटर से बात करना रहता था तो उस समय यहां पर बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि 0-1 का लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में बात करना पड़ता था। यानी कि कंप्यूटर ओनली 0-1 समझ रहा है। अब जो बंदा 0-1 का लैंग्वेज जानता था वो इससे बात कर सकता था, अन्यथा कोई भी कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले के जमाने में लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं था। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कंप्यूटर से, तो क्या 0-1 का लैंग्वेज हम लोग को पता है? नहीं पता है। लेकिन आज भी कंप्यूटर 0-1 में समझता है, लेकिन हम लोग कैसे बात करते हैं? हम लोग अपने भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर देते हैं, लेकिन बीच में कंपाइलर इंटरप्रेटर नाम का यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देता है 0-1 के लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में। तब कंप्यूटर को समझ में आ जाता है और कंप्यूटर मेरे पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन पहले के जमाने में लैंग्वेज प्रोसेसर था ही नहीं, तो कैसे समझ में आता कंप्यूटर को अगर हाई लेवल लैंग्वेज में बात करते तो इसीलिए उस समय लोगों को 0-1 का लैंग्वेज सीखना पड़ता था। यानी जो बंदा 0-1 का लैंग्वेज जानता था, जो मशीन लैंग्वेज जानता था, वही कंप्यूटर को चला पाता था, अन्यथा कोई नहीं चला पाता था। क्योंकि पहले के जमाने में डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज करते थे उस समय। बाकी नॉर्मल व्यक्ति उस समय कंप्यूटर वगैरह यूज नहीं करता था, क्योंकि जो बंदा 0-1 का लैंग्वेज जानेगा वही ना बात कर सकता है। तो यहाँ पर उस समय 0-1 का लैंग्वेज जो जानता था मशीन लैंग्वेज, वो सीधे कंप्यूटर से बात कर सकता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सोचा गया यार जो 0-1 का लैंग्वेज नहीं जानता क्या वो कंप्यूटर नहीं चला सकता है? तो इसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर लाया गया। तो इसके बाद एक और लैंग्वेज लाया गया, असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा जो लैंग्वेज है उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज
असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत क्या हुआ ना, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो लाया गया था वो गणना करने के लिए लाया गया था, कैलकुलेशन के लिए लाया गया था। जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, जो नॉर्मली फोन में या वॉच में या फिर तो कंप्यूटर के अंदर जो गणना करते हैं कैलकुलेशन का, ओनली उसके लिए पहले बनाया गया था कंप्यूटर। पहले इतना काम नहीं होता था कंप्यूटर में, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने के लिए बनाया गया था। तो इसके लिए भी 0-1 का लैंग्वेज सबसे पहले तो टाइप करना पड़ता था। सबसे पहला बार में जब 0-1 का लैंग्वेज जिसमें बात करके कंप्यूटर को समझाया जाता था, लेकिन दूसरा बार में सोचा गया कि यार जिसको 0-1 का लैंग्वेज नहीं आता है तो क्या वो जोड़ घटाव गुना भागा नहीं कर सकता है? तो कर सकता है। इसके लिए असेंबली लैंग्वेज बनाया गया, जिसके अंतर्गत प्लस करने का यानी प्लस का मतलब ऐड, माइनस करने का यानी सब्ट्रैक्ट, इसके बाद यहां पे इनटू यानी मल्टीप्लाई, और इसके बाद यहां पे डिवाइड जिसको डिवीजन बोलते हैं। ये आपका फीचर इसके अंतर्गत लाया गया कि अगर कोई बंदा प्लस माइनस इंटू डिवाइड का सिंबल यूज कर दे तो भी कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली यहां पे समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को ओनली क्या समझ में आता है? मशीन लैंग्वेज, 0-1 का लैंग्वेज। तो भाई यहां पे ना एक लैंग्वेज प्रोसेसर बनाया गया जिसका नाम था असेंबलर। एक असेंबलर नाम का लैंग्वेज प्रोसेसर बनाया गया जो क्या कर रहा था, जो भी आदमी प्लस माइनस इंटू डिवाइड का साइन यूज कर रहा था वो डायरेक्ट तो इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ओनली 0-1 समझता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड थोड़ी समझेगा। तो अगला आदमी जब असेंबली लैंग्वेज में लिखता था तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड डाल देता था, जो कि इसको डायरेक्टली समझ में आने वाला नहीं है। तो बीच में ये जो असेंबलर है ये 0-1 के भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देता था। यानी कि ये जो असेंबली लैंग्वेज में जो हम लोग लिखेंगे वो असेंबलर क्या करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में यानी कि 0-1 के भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देगा। यानी सिंपल समझो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्लस माइनस इंटू डिवाइड हम लोग कर सकते थे, यानी सिंबल यूज कर सकते थे। मशीन लैंग्वेज में तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ तुम यूज कर ही नहीं सकते हो, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने का ये साइन इंक्लूड कर दिया गया कि हम लोग अब प्लस माइनस इंटू डिवाइड का साइन यूज कर सकते हैं। तो वो साइन जब यूज करेंगे तो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर असेंबलर एक यहां पे लैंग्वेज प्रोसेसर बनाया गया जिसके जरिए फिर वो 0-1 में कन्वर्ट करेगा। यानी सबसे पहले हम लोग असेंबली लैंग्वेज में दिए, फिर ये असेंबलर क्या करेगा, यहां से फिर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को समझा देगा। ठीक उसी तरीके से अगला हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको मैं मिटाता हूं, फिर एक लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज बताता हूं और आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, यहीं पे मैं हाई लेवल लैंग्वेज बता देता हूं आपको। लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आज के ज़माने में हम लोग बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में ही, हाई लेवल लैंग्वेज में ही आज के ज़माने में हम लोग बात करते हैं, ये याद रखना है। क्योंकि सिर्फ हम लोग आज के ज़माने में प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं करते हैं भाई, आज के ज़माने में हम लोग सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं करते हैं, आज के ज़माने में हम लोग कई प्रकार का काम कंप्यूटर से करवाते हैं। तो यहाँ पर वो कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी हम लोग कई प्रकार का काम करते हैं कंप्यूटर में वो पूरा का पूरा हाई लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या था, सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह था, तो क्या हम लोग उतने काम करते हैं क्या आज के ज़माने में? नहीं, हम लोग कई प्रकार का काम करते हैं। तो वो सारा का सारा हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो हाई लेवल लैंग्वेज सीधे कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0-1 का लैंग्वेज। तो यहां पर भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि है कंपाइलर, कंपाइलर, और एक और है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के द्वारा या फिर तो कंपाइलर के द्वारा फिर इसको 0-1 के भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के कंप्यूटर को समझ में आता है। क्योंकि कंप्यूटर ओनली समझता है 0-1 की भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जानकारी लिखते हैं और कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा फिर 0-1 के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के यहां पर कंप्यूटर को मेरा बात समझ में आता है। क्लियर है यहां तक का? तो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग देते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर, यहां पे आर होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा 0-1 के भाषा में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के यहां पे कंप्यूटर को समझ में आता है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे यहां पे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। लैंग्वेज प्रोसेसर टोटल 3 होता है, जो कि आपने देखा पहले एक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, वो था असेंबलर। सबसे पहला आया असेंबलर।
असेंबलर आया, और यहां पर आपके पास दो प्रोसेसर आ चुका है, लैंग्वेज प्रोसेसर, यहां पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगले क्लास में सबसे पहले इन सारे प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे कि असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है। नॉर्मली अभी आपको समझ में आया होगा कि यहां पर असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और यहां पर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर 01 के लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और यहां पर असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। इतना बस आपको भी याद रखना है। कल मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल, और फिर आगे की चीजों को देखेंगे और बात करेंगे। क्लियर है यहां तक का? तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्योंकि चीजें बहुत थोड़ा डिक्लेयर में कर रहा हूं शुरू में। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा क्लास में। इसीलिए लॉन्ग रहेगा वीडियो तो चलेगा, लेकिन चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो मिलेंगे दोस्त फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।